कैसे हैं आप। तो आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 5 स्टडी करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट किस तरह से आया था। इसको स्टार्ट करने से पहले अपन ये देखते हैं कि अपन ने जो प्रीवियस लेक्चर है, प्रीवियस वीडियो है, उसमें अपन ने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या फिर वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो यानी सेल जो है वो दो तरह से काम करता है। तो दो टाइप के सेल थे। पहला सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका एक और नाम होता है, इसे बोलते हैं वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल। क्लियर है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टाइक सेल, ये गैल्वेनिक सेल। ये एक सेल नहीं है, सेल का पूरा एक ग्रुप है, एक कैटेगरी है। इसके अंदर बहुत सारे सेल्स आते हैं, जिसमें हमारे सिलेबस में डैनियल सेल दिया हुआ है जो अपन को स्टडी करना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली करता क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पर बेस्ड है और ये केमिकल एनर्जी जो होती है, ठीक, केमिकल्स में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। किस तरह से ये कन्वर्जन होता है ये भी अपन डायरेक्टली नहीं बता सकते। इससे पहले कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रोसेस, एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था। उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट थे उनको कलेक्ट किया और उसके बाद एक आइडिया लगाना स्टार्ट किया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अपन किस तरह से बना सकते हैं। हाउ वी प्रिपेयर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कर क्या रहा है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। कोई एग्जांपल जो हमारे ध्यान आता हो, जो वॉच हम पहनते हैं, इसके अंदर क्या होता है, एक छोटा सा सेल होता है, देखा है आपने सभी ने। उस सेल के अंदर केमिकल एनर्जी भरी हुई होती है, उस सेल के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। जैसे ही उसको सर्किट में लगाया जाता है उस सेल को, तो सर्किट में जैसे ही लगाएंगे तो वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है थ्रू रेडॉक्स रिएक्शंस। केमिकल एनर्जी जो उसमें भरी होती है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आ रही कहानी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से ही हमारी वो पूरी की पूरी वॉच काम कर रही होती है। घड़ियों के सेल, कान की मशीन आती है उसमें सेल लगे होते हैं, छोटे छोटे खिलौने आते हैं उनमें सेल लगे होते हैं, रिमोट का सेल, टॉर्च की बैटरी टॉर्च जो है उसके अंदर लगने वाले बड़े सेल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले सेल। तो भैया आज जो अपन को पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सा सेल पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके और दो नेम हैं, वो है गैल्वेनिक सेल। क्या नेम है इसका, गैल्वेनिक सेल। एक और नाम से इसको अपन पुकारते हैं गैल्वेनिक सेल के अलावा, और वो है हमारा वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल, इसकी स्टडी हमको बेसिकली आज करनी है, कंप्लीट इसको देखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल क्या होता है। हमें ये तो पता है कि केमिकल एनर्जी के बदले में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने वाला है। इन्वर्टर भी इसी पर बेस्ड है। बहुत सारे सेल्स जो है इसके प्रिंसिपल पर काम करते हैं, इस सेल के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। हमारे सिलेबस में डैनियल सेल इसका टिपिकल एग्जांपल है जो अपन बाद में देखेंगे किस तरह से वो बनता है। पहले ये देखते हैं कि इस सेल को बनाने का आइडिया आया किसके माइंड में, कैसे आया, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो ध्यान लगाने वाली बात ये है, इस सेल को बनाने से पहले एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था कुछ साइंटिस्टों ने, जिनमें एलेसेंड्रो वोल्टा भी शामिल है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने एक डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन करा के देखी थी। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जो सेम कंटेनर में होती हो, यानी एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन होता हो और एक ही कंटेनर में रिडक्शन होता हो, उसे बोलते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। एक ही कंटेनर में क्या हो रहा है भैया, ऑक्सीडेशन, एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन और उसी कंटेनर में क्या हुआ, रिडक्शन।
ठीक है, एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ही कंटेनर में रिडक्शन हो रहा है, सेम बर्तन में, एक ही बर्तन में दोनों काम हो रहे, तो रेडॉक्स रिएक्शन तो है ही है। ठीक है, लेकिन एक में ही हो रहा है, इसलिए बोलेंगे डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ये डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, सब जानते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में अपन ने पढ़ा है, ऐसा प्रोसेस जिसकी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हमेशा जीरो से कम आए, मतलब नेगेटिव में आए। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जब भी नेगेटिव में आती है तो प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक। कैसा होता है बच्चों प्रोसेस, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट जो होती है वो रिलीज होती है। हीट क्या होती है, रिलीज होती है। जब भी हीट रिलीज होगी टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में हमें करना क्या है, एक एक्सपेरिमेंट हमें करना है। उस मतलब हमें क्या करना है, साइंटिस्टों ने किया था, उन्होंने एक्चुअली में किया क्या था, एक एक्सपेरिमेंट किया था डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, कुछ रिएक्शंस करा के देखी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही बर्तन में करा के देखी, स्पॉन्टेनियस हो रही थी, मतलब एक बार स्टार्ट होगी तो अपने आप होती रहती है। स्पॉन्टेनियस समझते हो ना, जो अपने आप हो। हवा का बहना स्पॉन्टेनियस, पानी का ऊपर से नीचे गिरना स्पॉन्टेनियस, लेकिन नीचे से ऊपर जाना नॉन स्पॉन्टेनियस। उसमें तो एनर्जी लगेगी तभी नीचे से ऊपर जाएगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो अवेलेबल एनर्जी को कंज्यूम करके होते रहते हैं, और हर सिस्टम के पास कुछ ना कुछ अवेलेबल एनर्जी होती है, जिसे अपन गिब्स फ्री एनर्जी, यूजफुल एनर्जी होती है, जिसे गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको वो यूज करके अपने आप होता रहे तो वो स्पॉन्टेनियस है। अगर वो अपने आप होता रहेगा तो उसकी वो एनर्जी कम होती रहेगी ना, तभी तो वो हो रहा है। कोई भी प्रोसेस होता है तो एनर्जी तो कंज्यूम करेगा ही करेगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी कंज्यूम होती रहती है तो मतलब वो कम होती रहती है, तो फाइनल गिब्स फ्री एनर्जी और इनिशियल का डिफरेंस नेगेटिव आएगा। भाई कम हो रही है तो नेगेटिव ही तो आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो। ठीक है, तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है। करा क्या, देखो उन्होंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था ये। एक कंटेनर लिया, इस एक्सपेरिमेंट से ही हमें आइडिया मिला किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने का। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करा, एक सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन किसका लिया उन्होंने, सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का। किसका लिया, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट में है कॉपर 2+ आयंस, और इन कॉपर 2+ आयंस का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, यानी ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन कैसा है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन। सपोज करो इसकी कंसंट्रेशन कुछ C1 है, 1 मोल 2 मोल पर लीटर है, 1 लीटर वॉल्यूम में 1 मोल कॉपर सल्फेट घुला हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको डाल दिया, सॉल्यूशन बना लिया, कॉपर 2+ आयन का ब्लू कलर है, कुछ कंसंट्रेशन भी मेजर है। इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन का हमने टेम्परेचर भी नोट करके रखा हुआ है, सपोज करो वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक जिंक की रॉड डिप कर दी। किसकी रॉड डिप कर दी हमने, ये है जिंक रॉड। क्या है ये, जिंक रॉड। आपने 10th क्लास में एक एक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी मेटल्स की, मैं आपको ध्यान दिला दूं। उस एक्टिविटी सीरीज में हम बहुत सारे मेटल्स का एक्टिविटी देखते थे, ऑर्डर। तो उनमें जिंक और कॉपर की एक्टिविटी देखी जाए तो जिंक की एक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है। मतलब जिंक की ऑक्सीडेशन टेंडेंसी जो होती है ना, वो कॉपर की ऑक्सीडेशन टेंडेंसी से ज्यादा होती है। जिंक जो होता है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है। चलो, हमने जैसे ही इसी कॉन्सेप्ट यूज करके जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रख दिया। यहां पर कॉपर 2+ आयंस बैठे, कोई दिक्कत ही नहीं। तो हमने क्या ऑब्जर्वेशंस देखे, हमने क्या ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट में, उसके बेसिस पे ही हम इस सेल को बनाएंगे। फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन था वो था कि इस सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है, फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि जिंक की रॉड का वेट कम होने लग गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। जिंक की रॉड जो है वो हल्की पड़ने लगी, उसका वेट डिक्रीज करने लग गया। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था, जिंक की रॉड मतलब यहां से कुछ जिंक हट रहा है, पिघल रहा है, जिंक जो है टूट टूट करके सॉल्यूशन में आ रहा है, तभी तो जिंक की रॉड का वेट कम हो गया। उड़ेगा थोड़ी ना कहीं, गर्म थोड़ी कर रहे हैं जो उड़ जाएगा। जिंक की रॉड धीरे धीरे विलियन में घुल रही है, सॉल्यूशन में आ रही है, तो वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था, ब्लू कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन फेड्स अवे। ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो फेड होने लग गया। फेड का मतलब होता है हल्का होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया, उसकी इंटेंसिटी कम होने लगी। ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे।
भाई स्टार्टिंग में तो डार्क ब्लू था कलर, धीरे धीरे जिंक की रॉड हमने रखी तो जिंक कुछ कुछ यहाँ पर मेल्ट होकर के घुल करके इसमें आने लग गया, तो जिंक आयंस का जो कलर होता है वो आने लगेगा सॉल्यूशन में, तो ब्लू कलर वो गायब करने लगेगा, तो ब्लू कलर फेड्स अवे, यानी धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी ब्लू कलर की कम होने लगती है। पहले डार्क ब्लू था, फिर लाइट ब्लू होने लगा, फिर धीरे धीरे वो कम होने लगा। वो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है वो भी देख लो। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन था हमारा, वो थर्ड ऑब्जर्वेशन था हमारा कि यहां पर कुछ रेड रेड सा प्रेसिपिटेट बनने लग गया इस रॉड के नीचे, यानी रेड पीपीटी फॉर्म, रेड प्रेसिपिटेट बनने लगे। एक्चुअली में ये जिंक की वजह से बन रहा है, क्योंकि जिंक घुल के आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। और फोर्थ जो हमारा था ऑब्जर्वेशन, वो था टेम्परेचर राइज हो गया। हमने इसके लिए थर्मामीटर डाल के देखा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि आप टेम्परेचर भी नोट कर लो इस सॉल्यूशन का रॉड डालने से पहले। तो सपोज करो सॉल्यूशन का टेम्परेचर रॉड डालने से पहले 25 डिग्री है और अब उसका टेम्परेचर बढ़कर 35 डिग्री हो गया, तो टेम्परेचर राइज हो गया जिंक की रॉड डालते, ठीक है। यानी हम लिखेंगे टेम्परेचर राइज। तो ये चारों कहानी हम कैसे समझेंगे? टेम्परेचर राइज होने का मतलब है कि हीट रिलीज हो रही है, यानी कि ये जो रिएक्शन हो रही है ना, ये जिंक की रॉड और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बीच में ये जो रिएक्शन हो रही है, ये एक्चुअली में रेडॉक्स रिएक्शन, क्लियर है। यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि जिंक की ऑक्सीडेशन टेंडेंसी कॉपर से ज्यादा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर आयंस का रिडक्शन हो रहा है, तो रेडॉक्स रिएक्शन है। ये स्पॉन्टेनियस है, मतलब इस रॉड को रख दो बस, इसमें अपने आप होती रहेगी रिएक्शन, पूरी की पूरी रॉड इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। जब तक डिसॉल्व नहीं हो जाएगी तब तक रिएक्शन होती रहेगी, अपने आप होती रहेगी। जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी की डली होती है, उसको पानी में रख दो, धीरे 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 मेल्ट, आपको रखना ही था, रखना तो पड़ेगा, बिना रखे थोड़ी हो जाएगी, रखना पड़ेगा, रखते ही धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाएगी। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ऐसी जिंक की रॉड मेल्ट होने लग जाएगी। इसकी वजह से चार चीजें होंगी, जिंक की रॉड का वेट कम हो जाएगा, ब्लू कलर फेड्स अवे, गायब होने लगेगा, रेड प्रेसिपिटेट बनने लगेगा सॉल्यूशन में, और टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ा? अपने आप प्रोसेस हो रहा है, तो कुछ न कुछ जो एनर्जी होगी वो कंज्यूम करके हो रहा होगा, जिससे क्या होगा, हीट रिलीज होगी। इस रिएक्शन के दरमियान या दौरान हीट क्या होगी, रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसलिए, और हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये चार हमने ऑब्जर्वेशंस की। इस बेसिस पे क्या किया हमने, रिएक्शन लिखी है कि कौन सी रिएक्शन यहाँ पर हो रही। भाई एक रिएक्शन तो यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, एक रिएक्शन तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और जो दूसरी रिएक्शन हो रही है वो हमारी है रिडक्शन, ठीक है। एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, दूसरी रिडक्शन। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, वो हो रहा है जिंक की रॉड का। जिंक एक्चुअली में ऑक्सीडाइज होके जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है, तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक सॉलिड से एक्वस बना रहा है, मतलब ये जो जिंक सॉलिड है वो धीरे धीरे जिंक 2+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है और वो सॉल्यूशन में जाते जा रहे हैं। अब ये जिंक 2+ आयन कॉपर आयनों को रिप्लेस करेंगे, तो फिर प्रोडक्ट जो बनेगा ना सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में कॉपर सल्फेट है, धीरे धीरे जिंक सल्फेट बनने लगेगा, और जिंक सल्फेट जो होता है उस जिंक सल्फेट का रेड रेड सा प्रेसिपिटेट बन रहा है। यहाँ पर रेड प्रेसिपिटेट जिंक सल्फेट का बन रहा है। ब्लू कलर क्यों गायब हो रहा है? ब्लू कलर इसलिए गायब हो रहा है क्योंकि जिंक आ रहा है सॉल्यूशन में। जिंक जब भी सॉल्यूशन में आ गया तो जिंक जो होगा वो रेड होता है, ठीक है। चलो सॉरी, जिंक रेड, कॉपर रेड होता है, कॉपर हट रहा है तो कॉपर सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, इसलिए जिंक तो डिसॉल्व होता जा रहा है, जिंक का कोई कलर नहीं होता। अच्छा, ये तो ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन किसका हो रहा है बताओ, रिडक्शन किसका हो रहा है? तो देखो सॉल्यूशन में जो कॉपर 2+ आयन है, कौन से आयन है सॉल्यूशन में, कॉपर 2+ आयन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक्वस है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लेंगे, जो जिंक ने रिलीज किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके कॉपर सॉलिड बना देंगे, और कॉपर सॉलिड जो होता है ना उसका कलर होता है भैया रेड। कॉपर सॉलिड का कलर क्या होता है, रेड। कॉपर आयन का कलर होता है ब्लू, डी ट्रांजिशन की वजह से होता है, ठीक है। कॉपर आयन का कलर ब्लू होता है, सारे के सारे कॉपर आयन ही थे रॉड डालने से पहले, तो ब्लू कलर था पूरे सॉल्यूशन का। रॉड डाली तो रॉड से जिंक आयन आने लगे, कॉपर आयन सॉलिड फॉर्म में इस पर चिपकने लगे। जब कॉपर सॉलिड फॉर्म में आने लग जाता है ना तो उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू से रेड। अरे आयन का तो क्या है, ब्लू है ना, और इस सॉलिड का रेड है, तो इसीलिए यहाँ पर हमको ब्लू से कलर रेड होगा, तो लिखेंगे अपन ब्लू कलर फेड होने लग गया।
भाई रेड आने का मतलब ब्लू कलर फेड होने लग गया और दूसरा रेड प्रेसिपिटेट बनने लग गया। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं। तो एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन, जिंक की रॉड ऑक्सीडाइज हो गई, कॉपर आयंस रिड्यूस हो गए। क्लियर है कहानी? मतलब प्रोसेस कैसा है? रेडॉक्स रिएक्शन वाला प्रोसेस है। डायरेक्ट इसलिए क्योंकि एक ही कंटेनर में दोनों काम हुई, अलग अलग कंटेनर में नहीं हुई। इस रिएक्शन के होने से ये जो रिएक्शन हो रही है ना, ये एक्चुअली में इस चीज को बता रहा है कि यहाँ पर केमिकल एनर्जी खत्म हो रही है और उसके बदले में हीट निकल रही है। केमिकल एनर्जी तो खत्म हो रही है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक कम पड़ता जा रहा है, कॉपर आयन रिड्यूस होते जा रहे हैं, जिंक की रॉड खत्म होती जा रही है, मतलब जिंक के अंदर जो केमिकल एनर्जी थी वो खत्म होती जा रही है। उसके बदले में क्या बनती जा रही है? हीट, जिससे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो हम यहाँ पर इस प्रोसेस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बना पाए। हमने जो इस प्रोसेस में जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव आया, इस प्रोसेस में जो हीट निकली है ना कुल मिला के, वो एनर्जी तो है, एनर्जी का एक फॉर्म ही तो होती है। उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो ये प्रोसेस हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है। लेकिन इस प्रोसेस से हमें एक आइडिया तो मिल गया ना, और वो आइडिया क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल बनाने का आइडिया। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम इस हीट, ये जो निकली हुई हीट है, एनर्जी है, इसको हम किस में बदल पाए? इसको हम किस में कन्वर्ट कर पाए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यू आर राइट, किस में कन्वर्ट कर पाए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर पाए। तो इसके लिए हमें ये दोनों रिएक्शंस अलग अलग कंटेनर में करानी पड़ेंगी बस। यानी ऑक्सीडेशन हमें अलग कंटेनर में कराना पड़ेगा, रिडक्शन हमें अलग कंटेनर में, या अगर एक कंटेनर ले रहे हो तो हमें कुछ किसी चीज से सेपरेट करना पड़ेगा, किसी पोरस मेम्ब्रेन वगैरह से। ठीक है, जन हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग हम कंटेनर में इसको करा के देख लेते हैं। ठीक है, और उस प्रोसेस को फिर अपन इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन प्रोसेस बोलेंगे, क्योंकि अलग अलग कंटेनर हो जाएगा, सेम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? क्लियर है? इतना नोट कर लो। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल किस तरह से बनता है। नोट करो। चलो, तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। तो क्या होता है? देखो, ये हम सब जानते हैं, this cell convert which energy? Convert chemical energy into chemical energy को किसमें? टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या करंट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब करंट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, वो हमें कैसे पता चलेगा? करंट से। और करंट हमें, करंट सर्किट में आ रही है, वो हमें एम्पियर से पता, हमें किससे पता चलता है? हमें एक एपरेटस होता है एमीटर से। एमीटर, हम एमीटर लगा देते हैं, अगर एमीटर में फ्लक्चुएशन आ रही है तो उसका मतलब है करंट बन रहा है। ठीक है, तो दिस सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट करता है ये भी सुन लो। थ्रू दिस कन्वर्जन डन थ्रू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और ये प्रोसेस कैसा होता है? ये प्रोसेस होता है इनडायरेक्ट रेडॉक्स प्रोसेस। इनडायरेक्ट रेडॉक्स प्रोसेस, समझ गए? इसका मतलब अलग अलग कंटेनर लेने हैं, अलग अलग कंटेनर में लेके और फिर हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन करानी है और रिडक्शन रिएक्शन करानी है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन करानी है और रिडक्शन रिएक्शन करानी। ठीक है, अच्छा, तो ये जो सेल होता है करता क्या है ये हमने देख लिया। किस प्रोसेस पर बेस्ड है ये भी हमने देख लिया। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब जानते हैं, डेल्टा जी जीरो से छोटा, मतलब नेगेटिव होगा, मतलब हीट क्या होगी? रिलीज। जो ये हीट रिलीज होगी बस इसी को हमें कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट कर देना है? हमें इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो अब हम इस सेल का क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, इस सेल के बारे में अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इस सेल का सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। उस स्ट्रक्चर से हमें एक ट्रिक पता चलेगी बच्चों, वो होगी LOAN, लोन। इस लोन का क्या मतलब है? एक बार स्ट्रक्चर पढ़ लो फिर बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म, ये किस तरह से काम करता है। मैकेनिज्म एंड सेल रिएक्शंस। मैकेनिज्म एंड सेल रिएक्शंस, इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ये काम करता है, और सेल की रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, हाफ सेल रिएक्शंस बोलते हैं इनको। ठीक है, एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शंस हम पढ़ेंगे कैसे कैसे हुई है। डायरेक्शन देखेंगे मैकेनिज्म में कि करंट का डायरेक्शन क्या है,
इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है। एक चीज और बता दूं, जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है वैसा करंट का डायरेक्शन नहीं होता, उसके अपोजिट होता है। ये फिजिक्स में पढ़ते हैं अपन। बस अपन को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है एनोड से कैथोड, तो करंट का डायरेक्शन होगा कैथोड से एनोड। क्लियर है। तो ये भी अपन इन चीजों के बारे में, सप्लाई को किस तरह से, अच्छा एक चीज इसमें और पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, जब अपन इसकी मैकेनिज्म बताएंगे ना, इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, तो इसकी मैकेनिज्म एक सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंग आएगी वो आएगी साल्ट ब्रिज की। साल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साल्ट ब्रिज अगर नहीं होना इस सेल में, तो ये सेल थोड़ी देर में ही काम करना बंद कर देगा। स्टार्ट तो हो जाएगा एक बार, आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थोड़ी देर के लिए तो स्टार्ट तो होगा, उसके बाद एक प्रॉब्लम आने लगेगी सेल में। वो क्या है मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा। उस प्रॉब्लम की वजह से इस सेल को थोड़ी देर में ही हम देखेंगे कि वो काम करना बंद कर देगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने का काम करता है सॉल्ट ब्रिज। क्या होता है, कैसे बनाते हैं, क्या काम करता है, जिसकी वजह से फिर से सेल दोबारा से स्टार्ट होने लग जाता है। सॉल्ट ब्रिज की अगर नहीं हो तो ये सेल किसी भी काम का नहीं रहेगा हमारा। ठीक है, इतना नोट कर लो एक बार। उसके बाद अपन चेक करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है सेल की। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं अपन सेल की स्ट्रक्चर। ठीक है, कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की क्या स्ट्रक्चर है, इसको अपन स्टार्ट करते हैं। देखो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम एक्चुअली में क्या लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं। टेक टू कंटेनर्स इन विच, उनके अंदर क्या रखना है, इन विच टू रॉड या इलेक्ट्रोड। रॉड को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड नथिंग बट एक मीडियम होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को आने और जाने का काम करता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। इलेक्ट्रोड की सरफेस जो होती है उस पर रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, एक सरफेस ऐसी होती है जिस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, उसको अपन एनोड बोलते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड ऐसा होता है जिसकी सरफेस पर रिडक्शन रिएक्शंस होती है, उसको कैथोड बोलते हैं। ये कोई रॉड हो सकती है, किसी मेटल की रॉड हो सकती है, कोई ग्रेफाइट की रॉड हो सकती है। ठीक है, इतना ध्यान रखो। टेक टू कंटेनर्स इन विच टू रॉड या इलेक्ट्रोड केप्ट इन द सॉल्यूशन contain this rod। मतलब क्या है इस लाइन का, देखो हमें वो रॉड लेनी है, उस मटेरियल की रॉड लेनी है जिस मटेरियल का सॉल्यूशन में जो मेटल है ना, उसी मेटल की रॉड यहां लेनी पड़ती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, देखो जैसे कैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहां पे सेल बना देता हूं। देखो ये हमने ले ली एक कंटेनर ले लिया, और इधर ले लिया हमने दूसरा कंटेनर। दोनों कंटेनर ले लिए, इधर एक कंटेनर और इधर दूसरा कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर, ये जो लेफ्ट वाला कंटेनर है, इस लेफ्ट वाले कंटेनर में हम क्या भर देते हैं, लेफ्ट वाले कंटेनर में हम ले लेते हैं जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। उसकी कुछ कंसंट्रेशन C1 है, ये लिख देता हूं। और इसमें हम डाल देते हैं जिंक रॉड। क्या डाल देते हैं इसमें, जिंक रॉड। मैंने बताया था ना, जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में जो भी मेटल है उसी की रॉड। जिंक सल्फेट में किसकी रॉड डाल दी, जिंक की रॉड। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्ट्रक्चर हम कौन से एग्जाम्पल जो है ना इस सेल का जो एग्जाम्पल है बच्चों, वो एग्जाम्पल है हमारा डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या है, एक टिपिकल सेल है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है बस। इसके अलावा और भी सेल होते हैं, और डेनियल सेल जो होता है ये जिंक कॉपर सेल भी कहलाता है। डेनियल सेल को हम क्या बोलते हैं, जिंक कॉपर सेल। मतलब इसमें जिंक का तो हम क्या यूज करते हैं, एनोड, और कॉपर का क्या यूज करते हैं, कैथोड। क्योंकि जिंक पर ऑक्सीडेशन होगा ना, इसका ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा होता है, ये ज्यादा एक्टिव है, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा है इसकी। और कॉपर का हम क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, तो इसका हम कैथोड लेते हैं। क्योंकि एनोड की सरफेस पर ऑक्सीडेशन होता है हमेशा, और कैथोड की सरफेस पर रिडक्शन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो लेफ्ट साइड में हमने एक कंटेनर लिया, जिंक सल्फेट भरा, जिंक की रॉड लगा दी। राइट साइड में एक और ऐसा ही कंटेनर लिया। ठीक है, इसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा। ठीक है, और इसमें हमने लगा दी कॉपर की रॉड। किसकी रॉड लगा दी हमने, कॉपर की रॉड लगा दी। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कॉपर रॉड है, और ये यहां पर किसकी रॉड है, जिंक रॉड है।
ठीक है। अब हमने क्या किया, करंट फ्लो होगा, सीधी सी बात है। तो भाई यहाँ पर कोई एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यहाँ होगी, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यहाँ होगी। उन रिएक्शन से क्या होगी, केमिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, बदले में हीट निकलेगी, लेकिन उस हीट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा तुरंत किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस सर्किट में सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें दिखाई देगी। यहाँ हम एक बल्ब लगा देते हैं और यहाँ हम लगा देते हैं एमीटर। एमीटर क्या होता है, जो हमें ये बताता है कि करंट फ्लो हो रहा है। इसमें एक निडल होती है जो फ्लक्चुएट करने लग जाती है, ठीक है। ये दो चीज़ें हम यहाँ पे लगा देते हैं, सर्किट को क्लोज कर देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, लेफ्ट साइड में, ठीक है, ध्यान देना, लेफ्ट साइड में ये जो जिंक है, जिंक ये डिजोल्व होने लगता है धीरे धीरे इस तरह से, और डिजोल्व होके जिंक 2+ आयन बनाने लगता है सॉल्यूशन। कौन से आयन बनाने लगता है, जिंक 2+ आयन बनाने लगता है। यानी अगर हम लेफ्ट सेल की बात करें, इसको बोलेंगे लेफ्ट हाफ सेल। क्या बोलेंगे इसको, लेफ्ट हाफ सेल। इसमें क्या होता है, जिंक जो होता है वो जिंक 2+ आयनों में ऑक्सीडाइज होने लगता है, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस रॉड पर ही इस तरह से चिपकने लग जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, जिंक 2+ आयन बनने लगे, इस सरफेस पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, जिंक 2+ आयन सॉल्यूशन मारे। देखो सॉल्यूशन में पहले से ही जिंक 2+ आयन थे, बट वो सल्फेट आयनों के साथ बैलेंस थे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अब जैसे रॉड डालेंगे तो जिंक डिजोल्व होने लग गया, तो जिंक आयन सॉल्यूशन में बनने लग गए, तो जिंक आयन एक्स्ट्रा होने लग जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे ये सॉल्यूशन कौन सा चार्ज बियर करने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जिंक के कैटायन ज्यादा होने लग जाएंगे ना, बाहर से आए हुए जिंक आयन इसको पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। क्लियर है। यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ क्या हो रहा है एक्चुअली में, यहाँ इसे अपन क्या बोलेंगे, राइट हाफ सेल। इसे क्या बोलेंगे, राइट हाफ सेल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखो कॉपर 2+ आयन सॉल्यूशन में बैठे हुए हैं, साथ में सल्फेट नेगेटिव भी है। कॉपर 2+ आयन क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में से चलते चलते, इस वायर में से चलते चलते और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, देखो ये जिंक की रॉड से कॉपर की रॉड की तरफ हो रहा है, ठीक है। एक चीज और, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अक्यूमुलेट होने लग गए, तो इसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर आ जाए नहीं, अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा रोड के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो रहे हैं इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे यहाँ आने लगते हैं। कॉपर 2+ आयन यहाँ पर इस रॉड पर, कॉपर 2+ आयन इन इलेक्ट्रॉन की वजह से अट्रैक्ट होने लगता है। पिछले केस में भी देखा था, कॉपर 2+ आयन इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होता है, और यहाँ पर क्या होता है, कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड में रिड्यूस हो जाता है। कॉपर एक्वस है यहाँ पर, ये सॉलिड से एक्वस। देखो यहाँ जिंक की रॉड का जो वेट है वो कम होने लगेगा कि नहीं लगेगा, जिंक डिसॉल्व हो रहा है, जिंक आयन यहाँ बनते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो थे इसकी वजह से रॉड नेगेटिव हो गई, ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकले यहाँ आ गए। कॉपर आयन तो इसी के वेट में बैठा था, इलेक्ट्रॉन कब आएंगे, मैं कब रिड्यूस होऊंगा, तो कॉपर आयन रिड्यूस हो गया, इसकी वजह से कॉपर सॉलिड इस रॉड पर चिपकने लग गया। तो ये रॉड हैवी होती जाएगी, ये रॉड हल्की होती जा रही है, और ये वाली रॉड हैवी होती जाएगी। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसको देख सकते हैं। तो लेफ्ट हाफ सेल में ये रिएक्शन हो रही है, राइट हाफ सेल में ये। अच्छा यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा क्यों आया ये, सर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव आया, यहाँ कॉपर 2+ आयन जो है चिपक रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, या इस रॉड के कंपेरिजन में यहाँ पॉजिटिव मान सकते हैं अपन, ठीक है। क्लियर है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर इस सेल, इस हाफ सेल को, ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है भाई, टोटल तो हमारा टोटल सेल है, ये दोनों रिएक्शंस को जो मिला दिया टोटल सेल है, ठीक है। इधर हाफ सेल है, इसकी क्या कहानी है, देखो जो लेफ्ट की तरफ हाफ सेल है इसको अपन क्या बोलते हैं, लेफ्ट हाफ सेल। 4 चीजें आप ध्यान रखो, लेफ्ट हाफ सेल, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सर राइट हाफ सेल। हाफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पूरा है सेल, इसके 2 हिस्से हैं ना, ये वाला हाफ, ये वाला हाफ, इसलिए बोल रहे हैं लेफ्ट हाफ सेल, राइट हाफ सेल। लेफ्ट हाफ सेल में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोल सकते हैं इसको, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। कोई प्रॉब्लम। अच्छा और देखो एनोड है, ये एनोड की सरफेस पर क्या होता है हमेशा, ऑक्सीडेशन, तो इसे क्या बोलेंगे, एनोड हाफ सेल। क्या बोलेंगे, एनोड हाफ सेल। अगर ये एनोड है, इसकी सरफेस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस मेटल की रॉड पर क्या हो रहा है, इस मेटल की रॉड की सरफेस पर रिडक्शन हो रहा है,
और रिडक्शन होता है कैथोड पर, तो इसको बोलेंगे अपन कैथोड हाफ सेल। क्या बोलेंगे? कैथोड हाफ सेल। और लास्ट जो हमें ध्यान रखना है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड, और लास्ट हमें जो ध्यान रखना है वो है चार्ज। इधर कौन सा चार्ज आया हुआ? नेगेटिव, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव हाफ सेल। क्या बोलेंगे? नेगेटिव हाफ सेल। क्लियर? और इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है रोड पे, पॉजिटिव हाफ सेल। तो यहां से हमें एक ट्रिक मिली, देखो लॉन, मैंने बताया था ना आपको, लॉन बताऊंगा मैं। लॉन का मतलब है कि इस सेल की लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पर और चार्ज नेगेटिव है। राइट साइड में उल्टा कर दो, लेफ्ट का राइट साइड में ऑक्सीडेशन का रिडक्शन हो रहा है, एनोड की जगह कैथोड है वहां पर और चार्ज पॉजिटिव है। बोलो कहानी क्लियर हुई है नहीं? तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है जो मैंने किया है, टेक 2 कंटेनर्स इन विच 2 रॉड इलेक्ट्रोड कैप्ट इन दिस सॉल्यूशन कंटेन दिस रॉड। ठीक है, इस रॉड में जो भी मेटल है वही सॉल्यूशन में होना चाहिए, आयन, तो वो रॉड हम ले लेते हैं। यहाँ कॉपर की रॉड है, कॉपर आयन सॉल्यूशन में बैठे हुए। लेकिन अब यहाँ पर देखो, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, लेफ्ट हाफ सेल इज एनोड and here oxidation reaction takes place and electron releases, इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं? रिलीज होने लगते हैं। this rod becomes negative, नेगेटिवली चार्ज आने लगता है तो नेगेटिव होने लगता है। ओके, now electron go in circuit में इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं, so current स्टार्ट होने लगता है। यही चाहते थे हम, जो केमिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। now electron go in circuit, so current start and ammeter fluctuate, जो हमारा अमीटर है वो फ्लक्चुएशन स्टार्ट कर देता है। एमीटर फ्लक्चुएशन स्टार्ट कर देता है। ओके, दीज इलेक्ट्रॉन गेन बाय कॉपर 2+ आयन इन राइट हाफ में क्या हो रहा है? देखो राइट हाफ एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड पर क्या होने लगता है? रिडक्शन। कोई प्रॉब्लम? रिडक्शन होने लगता है किसकी सरफेस पे? कैथोड की सरफेस पर। दीज इलेक्ट्रॉन गेन बाय कॉपर 2+ आयन इन राइट हाफ सेल एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। भाई राइट में रिडक्शन होने लगेगा। इतनी कहानी क्लियर है। लेकिन अब यहां पर देखो वो क्या रहा है एक्चुअली में, यहां पर इस सेल में एक प्रॉब्लम है। सब कुछ ठीक है, बल्ब ऑन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट से राइट साइड है, बल्ब भी ऑन हो गया, एमीटर फ्लक्चुएशन करने लग गया। लेकिन करंट किधर जाए? अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है तो करंट इधर जा रही है, ये पता है आपको? करंट का फ्लो हमेशा कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो है लेफ्ट से राइट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है लेफ्ट से राइट, तो करंट का फ्लो होगा किधर? राइट से लेफ्ट। करंट फ्लो हो रहा है तो बल्ब ऑन हो जाएगा, एमीटर फ्लक्चुएशन देगा, कुछ करंट देगा एम्पियर में। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि एक प्रॉब्लम इस सेल में, कुछ देर में सेल अचानक से बंद हो जाता है, सेल काम करना बंद कर देता है। वो प्रॉब्लम क्या है? अगर ये प्रॉब्लम ऐसी बनी रही तो हम बाजार में से लॉन्च नहीं कर सकते इस सेल को। तो उस प्रॉब्लम को अपन बोलते हैं क्या? देखो हो क्या रहा है, धीरे धीरे इस ये जो रॉड है इस पर जिंक घुलता जा रहा है, तो यहाँ सॉल्यूशन में जिंक के कैटायन बढ़ते जा रहे हैं। समझना, सॉल्यूशन में कौन से कैटायन बढ़ते जा रहे हैं? जिंक कैटायन। जिंक के कैटायंस की वजह से सॉल्यूशन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? यहाँ सॉरी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिंक कैटायन की वजह से, प्लस है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आने लगेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक देगा। भाई ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ है रॉड पर, जो जा रहा है, जिसकी वजह से पूरा सेल काम कर रहा है, करंट फ्लो हो रही है, इन इलेक्ट्रॉन्स को रोक देगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनहिबिटेड। आउटवर्ड फ्लो समझते हो ना, यहां से आउट की तरफ जा रहे हैं। आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनहिबिटेड बाय पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सॉल्यूशन।
पॉजिटिव चार्ज क्यों आया पता लग गया। स्टार्टिंग में जब जिंक सल्फेट लिया था तो जितने जिंक के कैटायन थे उतनी सल्फेट एनायन थे, बराबर था, न्यूट्रल था सॉल्यूशन। लेकिन जैसे रॉड डिप की, रॉड डिसॉल्व होने लगी, वेट कम होने लगा, जिंक कैटायन बनने लगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कुछ एनर्जी बनी, उस एनर्जी को हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो वो जो जिंक के कैटायन बन रहे हैं वो जिंक कैटायन एक्स्ट्रा है, सल्फेट एनायन है नहीं, सल्फेट एनायन तो उतने ही थे ना जितने जिंक थे स्टार्टिंग में, तो वो तो उतने ही है फिक्स है। लेकिन जिंक आयन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। शुरू में तो थोड़ी देर सेल काम करेगा, जैसे ही चार्ज बढ़ने लगेगा पॉजिटिव, ट्रैफिकिंग होने लगेगी, ट्रैफिकिंग समझते हो ना, पॉजिटिव चार्ज की ट्रैफिकिंग बढ़ने लगेगी, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का आउटवर्ड फ्लो स्टॉप हो जाए तो फिर करंट भी आना बंद हो जाएगी। इधर क्या हो रहा है, इधर उल्टा हो रहा है, इधर कॉपर आयंस कम हो रहे हैं, चिपकते जा रहे हैं रॉड पर, तो कॉपर आयंस कम होते जा रहे हैं तो सल्फेट आयंस बढ़ रहे हैं। सल्फेट आयन नेगेटिवली चार्ज आयन है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इधर इधर नेगेटिव चार्ज हो रहा है, आ रहा है सॉल्यूशन पे, इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके इनवर्ट फ्लो को रोक देगा। इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, सॉल्यूशन पर भी नेगेटिव चार्ज है, रिपल्सन। इनवर्ट जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इधर आउटवर्ड फ्लो, इधर इनवर्ट फ्लो, उसको रोक देगा, इनहिबिट कर देगा, और इसकी वजह से क्या आएगी, करंट थोड़ी देर में अपने आप ही बहना बंद हो जाएगी। तो जो प्रॉब्लम यहाँ पर है इस सेल में वो मैं आपको लिख देता हूँ पहले, तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है बोलो, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि वो प्रॉब्लम है क्या, अपन ने देख ही ली, उसको लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन की, प्रॉब्लम ऑफ सेल, इस सेल की, ये जो सेल हमने बना रखा है ये एक्चुअली पूरा नहीं है डेनियल सेल, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसमें हमने सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा रखा। प्रॉब्लम जो है वो ये है, इन लेफ्ट हाफ सेल, इन लेफ्ट हाफ सेल सॉल्यूशन बियर्स पॉजिटिव चार्ज, सॉल्यूशन पर कौन सा चार्ज आने लग गया, पॉजिटिव चार्ज, सॉल्यूशन बियर्स पॉजिटिव चार्ज, सो आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप। आउटवर्ड फ्लो जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का वो रुक जाएगा। अच्छा, क्यों रुक जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। अच्छा, उधर क्या हो रहा है, इन राइट हाफ सेल में क्या हो रहा है, इन राइट हाफ सेल सॉल्यूशन पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव, सॉल्यूशन बियर्स नेगेटिव चार्ज, सॉल्यूशन बियर्स नेगेटिव चार्ज, सो इनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप, इनवर्ड फ्लो, जो अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप, सो करंट फ्लो ऑल्सो स्टॉप, और सेल जो है वो वर्क करना बंद कर देगा थोड़ी ही देर। ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, फिर इस सेल का काम ही क्या है, इस सेल को बनाया ही क्यों है, काम का ही नहीं है। तो अगर सेल में करंट फ्लो होना ही बंद हो गया तो समझ रहे हो ना। तो ये सेल जो है ये करंट फ्लो कैसे वापस ऑन करेगा अपनी, इसको अपन देखेंगे, नोट कर लो इतना। ठीक है, तो ये अपनी करंट फ्लो को कैसे, इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हमारा सॉल्ट ब्रिज है। तो अब हेडिंग लगाएंगे अपन सॉल्ट ब्रिज। चलो, तो अब जो प्रॉब्लम चल रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, ठीक है, कि इनवर्ट फ्लो और आउटवर्ड फ्लो रुक चुका है, जिसकी वजह से करंट फ्लो और भी रुक चुका है, सेल स्टॉप हो जाएगा, सेल काम करना बंद कर देगा। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारा सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो हम हेडिंग लगा लेंगे सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज एक्चुअली में क्या होता है, ये इस तरीके की एक यू ट्यूब होती है, यू ट्यूब समझ गए, जहाँ पे आप इस वीडियो को देख रहे हो वो यूट्यूब ही है, बट यहाँ पर ये क्या है, इन्वर्टेड यू ट्यूब, यू आकार की नली है, इन्वर्टेड, वी कैन से इन्वर्टेड यू ट्यूब। ये इन्वर्टेड यू ट्यूब है, उल्टी यू आकार की एक ट्यूब है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। क्या होता है इसमें, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो हाफ सेल्स में जो आयंस हैं पहले से, जिंक आयन, कॉपर आयन, सल्फेट आयन, उनसे रिएक्शन नहीं करना चाहिए, मतलब नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए।
और अगर रिएक्शन कर भी ले तो वो आयनिक फॉर्म में ही रहना चाहिए, कोई फर्दर प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, उससे रॉड पे चिपकना नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस नॉन रिएक्टिंग टाइप के होने चाहिए। ठीक है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक कौन कौन से ले सकते हैं अपन, मैं आपको बता देता हूँ। KCl ले सकते हैं, ठीक है, आप KNO3 ले सकते हैं, आप पोटेशियम सल्फेट ले सकते हैं, ठीक है, आप NH4Cl ले सकते हैं। इस टाइप के आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। ठीक है, हाफ सेल्स में कौन से इलेक्ट्रोलाइट हैं, इन आयन से रिएक्शन कर तो नहीं जाएंगे, उस बेस पे इनमें से कोई सा भी एक ले सकते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज नथिंग बट इट इज इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है उल्टी, जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। ओके, द इलेक्ट्रोलाइट आयंस do not react, can say do not react with half cell ions or rod, half cell ions और rod, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। क्लियर है, सॉल्ट ब्रिज क्या है पहले ये समझो। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात है कि ये इलेक्ट्रोलाइट भरा किसमें होता है। these electrolytes present in अगर powder which is semi solid state, which is semi liquid। एक अगर पाउडर आता है, जिलेटिन भी यूज ले सकते हैं अगर पाउडर नहीं है तो। अगर पाउडर क्या करता है एक्चुअली में, कोई भी लिक्विड चीज होती है उसमें इसको डाल दो तो वो क्या उसको थोड़ा सा सॉलिड सा बना देता है, मतलब अपन उसको फिर सेमी लिक्विड बोलने लग जाते हैं। अगर पाउडर को पानी में डालोगे तो उसको ऐसा करता है जैसे आटे जैसा है ना, थोड़ा लिक्विड सा, आटा ऐसा नहीं सकता, लिक्विड सा। इससे क्या होता है, फ्लो ऑफ आयंस अच्छा रहता है, आयंस इजीली फ्लो कर जाते हैं इसमें। तो इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसके आयंस हाफ सेल के आयंस और रॉड से रिएक्शन ना करे। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये अगर पाउडर के सेमी लिक्विड सॉल्यूशन में भरे होते हैं, इसको अपन बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्लियर है, क्या बोलते हैं इसको अपन, सॉल्ट ब्रिज। ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है, जैसे हमने क्या किया, हमने KCl ले लिया, तो KCl में क्या होगा, Cl- और K+ आयंस होंगे। तो K+ आयंस क्या होंगे, इधर से इधर फ्लो के आ जाएंगे और ये Cl- इधर से इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ जो हाफ सेल है उसमें जिंक कैटायन थे, जिंक पॉजिटिव चार्ज था, वो Cl- आयन उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर है, Cl- आयन उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और राइट में क्या होगा, राइट में सल्फेट एनायन नेगेटिव चार्ज ज्यादा था, ठीक है, जिसकी वजह से आउटवर्ड इनवर्ड फ्लो रुक गया था इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसको पोटेशियम आयन जाकर के और न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है, तो ये होता है हमारा सॉल्ट ब्रिज। ये क्या करता है, जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हैं सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा, उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे रिएक्शन कंटिन्यूअसली कैरी ऑन हो जाती है, होती रहती है। ठीक है, तो हम इसके अब क्या देखते हैं, फंक्शंस देखते हैं। अच्छा, इसको अपन लगा देंगे तब किस तरीके का अपन को डैनियल सेल दिखेगा, वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो, डैनियल सेल में एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, दो हम क्या ले रहे हैं, कंटेनर्स ले रहे हैं। दोबारा मैं बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस कंटेनर अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या है, जिंक सल्फेट हमने भरा हुआ था, जिंक की रॉड। ठीक है, यहाँ कॉपर सल्फेट था तो कॉपर की रॉड। क्लियर, ठीक है, यहाँ किसका सॉल्यूशन भरा हुआ था, रिमाइंड करा देता हूँ, यहाँ पर है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, और ये रॉड किसकी है, जिंक की रॉड है, ये रॉड किसकी है, कॉपर की रॉड है। ये जो सॉल्यूशन है ये किस में डिप्ट है, कॉपर की रॉड किस में डिप्ट है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ट है। ठीक है, यहाँ हमने कहा था आपसे कि इस तरह से आपको क्या लगाना है, एक बल्ब लगाना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्या लगाना है, आपको एमीटर लगाना है जो फ्लक्चुएशन बताएगा, और सर्किट को इस तरह से क्लोज कर देना है। यहाँ पर कौन सा चार्ज आया था, नेगेटिव चार्ज आया था। ठीक है, यहाँ पर कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कैथोड। इसको अपन क्या बोलते हैं, कैथोड। क्लियर है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एनोड। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, LOAN। एल का मतलब यहाँ पर क्या है, लेफ्ट, ये लेफ्ट हाफ सेल है। ओ का मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है इस हाफ सेल पर, एनोड प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है। क्लियर है, यहाँ क्या है, आर। आर का मतलब यहाँ राइट हाफ सेल है ये। ठीक है,
और यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो इसको रिडक्शन हाफ सेल भी बोलते हैं अपन, ठीक है। सी मतलब यहाँ कैथोड है, ये इसको कैथोड बोलेंगे क्योंकि इसकी सरफेस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर चार्ज है पॉजिटिव, चार्ज क्या है यहाँ पे बोलो, पॉजिटिव। क्लियर है। तो ये तो था विदाउट, ये तो हमारा क्या है कि हमने यहाँ पर कोई भी सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया तब जाकर के। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज हमको लगाना पड़ेगा, नहीं तो वही प्रॉब्लम बनी रहेगी। थोड़ी देर में क्या होगा भाई, यहाँ पर जिंक 2+, जिंक 2+, जिंक 2+ घेर लेंगे, इसको ऑक्सीडाइज हो गए, टूटेगा ना जिंक, टूट करके इसमें आएगा जिंक 2+ घेर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कॉपर 2+ आयन इस पे चिपकते जाएंगे, तो सल्फेट बढ़ेगा, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो इसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा, सॉल्ट ब्रिज। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से इस सॉल्ट ब्रिज को लगा देते हैं। क्लियर है। इस तरह से इस सॉल्ट ब्रिज को यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज का जो नेगेटिव आयन है वो इधर, पॉजिटिव आयन इधर, ये इधर से फ्लो के इधर आ जाएगा, ये इधर से फ्लो के इधर आ जाएगा, ठीक है। Cl- आयन इधर आ जाएगा, K+ आयन इधर आ जाएगा। K+ आयन जो सल्फेट आयन एक्स्ट्रा थे उनको बैलेंस कर देगा, ठीक है। सल्फेट आयनों को बैलेंस कर देगा, तो फिर कॉपर आयन, सल्फेट बोलेगा कॉपर को, जा भाई तू चिपक जा, रिड्यूस हो जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पोटेशियम मिल गया, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है, जिंक आयन एक्स्ट्रा होगी, उन एक्स्ट्रा जिंक आयनों को क्लोराइड आयन बैलेंस कर लेगा, ठीक है। तो और जिंक आयन आयन जिससे और रिएक्शन आगे कंटिन्यूसली हो, इलेक्ट्रॉन जो है इसका फ्लो इस तरह से हमारा कंटिन्यूसली होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहेगा, तो हमारी जो करंट है वो इस तरह से चलती रहेगी, इस डायरेक्शन में। करंट कैथोड से एनोड, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड, और ये कभी भी नहीं रुकेगा जब तक मटेरियल है हमारे पास, जब तक जिंक की रोड है, यहाँ पर कॉपर है, तब तक ये रिएक्शन होती रहेगी कंटिन्यूसली, और हमारा सेल वर्क करता रहेगा, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराता रहेगा, बदले में केमिकल एनर्जी को खाता रहेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराता रहेगा, यही इस सेल का वर्क है। क्लियर है बोलो। ये था हमारा सॉल्ट ब्रिज। अभी लेकिन हमने सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन देखी है और यहाँ पर उसको लगा के देखा। अब सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, तो तुम सोचो, जो फंक्शन आपने बता तो दिया, 3 मेजर फंक्शन होते हैं सॉल्ट ब्रिज के। कितने? 3। उन मेजर फंक्शंस को बताएंगे। उसके बाद हम ये बताएंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें किस, सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है, किस तरीके का वो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। उसके बाद हम सेल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और फिर कुछ सेल रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। चलो नोट कर लिया ये, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या है हमारे सॉल्ट ब्रिज के। अगर हम सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस देखें, ठीक है, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज हम डाल लेते हैं, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो हेडिंग लगा लीजिए, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज जो है इसके क्या फंक्शंस हैं, तो बहुत सिंपल है। देखो, सॉल्ट ब्रिज के 3 मेजर फंक्शंस हैं। फर्स्ट क्या है कि ये क्या कर रहा है, एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल्स मेंटेन कर रहा है। तो हम लिखेंगे इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल। जो हाफ सेल्स हैं दोनों तरफ, उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, नेगेटिव आयन डाल देता है, बैलेंस। इधर नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाता है सॉल्यूशन में, पॉजिटिव डाल देता है, वो भी बैलेंस। रिएक्शन कंटिन्यूअसली होती रहती है, नो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड जो इसका फंक्शन है, सेकंड फंक्शन इसका ये है कि ये क्या करता है, सेल के सर्किट को कंप्लीट करता है। इट कंप्लीट सेल सर्किट। इसके बिना सेल का सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। इट कंप्लीट सेल सर्किट एंड मेंटेन करंट फ्लो को मेंटेन कर देगा, एंड मेंटेन करंट फ्लो। करंट का जो फ्लो है उसको भी ये मेंटेन करता रहता है, ठीक है। करंट फ्लो तभी तो मेंटेन होगा जब ये बैलेंस करेगा इसको। तो ये वो वही पॉइंट है, बट कंप्लीट कर देता है सेल सर्किट। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, इट मिनिमाइज द लिक्विड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है, उसको मिनिमाइज कर देता है। इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज अगर ये नहीं करे ना, ठीक है, तो भी सेल करंट रिड्यूस हो जाए। अब ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है, ठीक है, इसको अपन देखते हैं।
इतना नोट कर लो। चलो देखो, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है इसको समझो। सपोज करो हम इस तरह से एक सेल ले रहे हैं, देखो ध्यान दो, हम सपोज करो दोनों कंटेनर्स को एक साथ ले ले और एक इस तरह से हम इसको सेपरेट कर दें, ठीक है। इधर हम क्या, देखो इधर हम क्या डाल देते हैं, जिंक, इधर क्या डाल देते हैं अपन, कॉपर, ठीक है। और इन दोनों को ऐसे अपन कनेक्ट कर देंगे, ये एमीटर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे पास क्या है, जिंक, ये हमारे पास क्या है, कॉपर, ठीक है। इधर क्या है, जिंक सल्फेट, इधर क्या है, कॉपर सल्फेट, इस तरह से भरा हुआ है, ठीक है भाई। चलो, तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, दिमाग लगाने वाली बात ये है, सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा हुआ, तो सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था लेफ्ट साइड में, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से इकट्ठा हो रहा है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं रॉड के अंदर क्या पोजीशन चल रही है, रॉड के अंदर जिंक, जिंक पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और कॉपर की जो रॉड है उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये जानते हैं अपन भाई, जब जिंक यहाँ पर घुल के इधर आ जाएगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बैठते जाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ कॉपर चिपकता जाएगा, क्या टाइम, तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन आयन सॉल्यूशन के अंदर लेफ्ट सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, ठीक है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, सल्फेट एक्स्ट्रा हो गया था ना, तो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने लगे, क्लियर है ना। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे अपन, देखो इधर लेफ्ट साइड में एक लिक्विड है, राइट साइड में दूसरा लिक्विड है, तो ये जंक्शन बन गया, तो इसको बोलेंगे लिक्विड लिक्विड जंक्शन। क्या बोलेंगे इसको, बोलो लिक्विड लिक्विड जंक्शन, क्लियर है। इस जंक्शन पर देखो दो चार्ज एक साथ लेयर बना रहे हैं, तो क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया पोटेंशियल बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया यहाँ पर, इस लेयर का अपना पोटेंशियल, इस लेयर का अपना पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने लग गया। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पर, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, इस पोटेंशियल को अपन बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये एक्चुअली में क्या करता है, जो सेल का पोटेंशियल है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिस पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल है, दिस पोटेंशियल अपोज द सेल पोटेंशियल, कर रहा है कि नहीं, बोलो। सेल का पोटेंशियल किधर से किधर है, प्लस से माइनस, इधर है, देखो राइट से लेफ्ट है, इधर सेल का पोटेंशियल इधर है, और इसका पोटेंशियल किधर है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इधर है, ऑपोजिट है, मतलब लेफ्ट से राइट है, तो क्या करेगा, अपोज करेगा। ये जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है, मेन सेल के पोटेंशियल को क्या करेगा, अपोज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल का जो फंक्शनिंग है वो रिड्यूस हो जाएगा, सेल की जो करंट पावर है रिड्यूस हो जाएगी, तो इसको ये मिनिमाइज कर देता है। ये तो कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट, क्या कर रहा है, जो क्लोराइड नेगेटिव आयंस हैं उनको ये पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर देगा, और यहाँ नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर देगा इलेक्ट्रोलाइट, यानी ये जो सॉल्ट ब्रिज है, तो दोनों आयंस जब बैलेंस हो जाएंगे तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट ही नहीं होगा, क्लियर है। जैसे सपोज करो ये जो हमारा ये हम पढ़ रहे हैं डैनियल सेल, इस डैनियल सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है 1.1 वोल्ट, सेल पोटेंशियल 1.1 होता है, कितना होता है इसका जो सेल पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, सेल पोटेंशियल हम बोल सकते हैं ई सेल, इसका ई सेल होता है 1.1 वोल्ट होता है इसका, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पर ये जो जंक्शन पोटेंशियल बन रहा है, ये सपोज करो 0.1 वोल्ट का बन रहा है, कितने का बन रहा है, 0.1 वोल्ट का बन रहा है, ठीक है। तो 0.1 वोल्ट का जब ये बन रहा है तो सेल पोटेंशियल ओवरऑल कितना रिड्यूस हो गया, 0.1 वोल्ट हो गया, अपोज कर गया, तो अब जो सेल का पोटेंशियल आएगा वो सिर्फ 1 वोल्ट ही आएगा, कम हो गया सेल का, और सेल का पोटेंशियल कम होने का मतलब है इसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, पावर भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा है तो फिर हम क्या करेंगे, ये डाल देंगे इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये सॉल्ट ब्रिज डाल देंगे। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, इसको जीरो नहीं कर सकता, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ तो रहता है, लेकिन इसको बहुत रिड्यूस करके 0.001 वोल्ट कर दे, और 0.001 वोल्ट तो बहुत ही कम होता है, यानी ये लगभग 1.1 वोल्ट ही बना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 काम करता है सॉल्ट ब्रिज, मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल को, कंप्लीट करता है सेल सर्किट को जिससे करंट फ्लो मेंटेन रहता है, और ये मिनिमाइज कर देता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को। अब अपन ये देखते हैं कि कंडीशंस क्या होनी चाहिए, किसकी, इस इलेक्ट्रोलाइट की, सॉल्ट ब्रिज में भरे हुए ये जो इलेक्ट्रोलाइट है KCl वगैरह, इनकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, नोट कर लो इसको। चलो तो अब हम हेडिंग लगा लेते हैं कंडीशंस, कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है
उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए? ठीक है, सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो सॉल्ट ब्रिज के अंदर का इलेक्ट्रोलाइट नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। ठीक है, नॉन रिएक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या है? नॉन रिएक्टिंग का मतलब है डू नॉट रिएक्ट विद आयंस और रॉड, डू नॉट रिएक्ट विद आयंस और रॉड ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो आयंस है या रॉड हमने ली हुई है जिंक की कॉपर की, उनसे वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर यहाँ Cl लिया है और यहाँ जिंक है तो बनेगी रिएक्शन। तो जैसे हमने अगर KCl ले लिया, ठीक है, तो KCl में क्या हो रहा है? Cl माइनस आयन जिंक से रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे? ZnCl बनाएंगे ना। और इधर क्या हो रहा है? इधर जो K जा रहा है, K जाएगा इधर राइट साइड में, तो पोटेशियम आयन सल्फेट से रिएक्शन करेंगे हमारे, ठीक है, और क्या बनाएंगे? K2SO4। तो ये ZnCl2 और ये K2SO4 ये दोनों कैसे होते हैं? हाईली सॉल्यूबल, ये भी हाईली सॉल्यूबल। तो हाईली सॉल्यूबल होने की वजह से ये वापस डिकम्पोज हो जाते हैं, वापस ये आयंस दे देते हैं। तो बात वही है आगे, ये वापस टूट जाते हैं अपने अपने आयंस में, 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ये है मेन चीज, यानी ये आयंस एक दूसरे से रिएक्शन तो कर रहे हैं बट वो आयनिक फॉर्म में ही है, वो आयंस वापस मिल जाते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं बन रही जो इस रॉड पर चिपक जाए, ठीक है, या फिर कोई ऐसी टाइप की रिएक्शन नहीं हो रही जिससे कुछ अलग ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे, रॉड पर कोई पदार्थ चिपक जाए या फिर कोई प्रेसिपिटेट वगैरह बना ले, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रोलाइट को चेंज कर दो, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ले लो। तो ये चॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपन KCl ले सकते हैं लेकिन अमोनियम क्लोराइड नहीं ले सकते क्योंकि अमोनियम सल्फेट बन जाता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है, इसलिए नहीं ले सकते। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, देखो अगर सपोज करो हमारे पास सिल्वर इलेक्ट्रोड हो, वैसे एक बता रहा हूँ आपको बात, सिल्वर इलेक्ट्रोड हम ले ले तो हम KCl यूज नहीं कर सकते वहां पर। क्यों? क्योंकि सिल्वर आयंस जो होते हैं वो Cl माइनस से रिएक्शन करके AgCl का क्या बना देते हैं? व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देते हैं। और अगर ऐसा बन रहा है तो फिर इस व्हाइट प्रेसिपिटेट से भी पोटेंशियल चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर हम KCl यूज नहीं कर सकते। इस तरह से हम चॉइस देखते हैं। तो सबसे पहली चॉइस क्या होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट, डू नॉट रिएक्ट विद आयंस या रॉड ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो आयंस है या रॉड है उनसे रिएक्शन नहीं करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम। चलो सेकंड क्या है, देखो सेकंड है गुड आयोनिक मोबिलिटी। जो आयोनिक मोबिलिटी है, गुड आयोनिक मोबिलिटी, इस इलेक्ट्रोलाइट में जो दो टाइप के आयंस हैं उनकी मोबिलिटी बढ़िया होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया और ये आयंस खिसक ही नहीं रहे, यहाँ से हिल ही नहीं रहे, यहीं कहीं जमे हुए हैं, तो फिर फायदा क्या है? आयंस जाएंगे नहीं सॉल्यूशन में, न्यूट्रलिटी होगी नहीं। तो इस तरीके नहीं होना चाहिए, गुड आयनिक मोबिलिटी होनी चाहिए। गुड आयनिक मोबिलिटी के अलावा मोबिलिटी ऑफ ईच आयन शुड बी सेम। दोनों आयंस की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक बहुत तेजी से जा रहा है, एक बहुत धीमे धीमे जा रहा है, समझ रहे हो ना? एक रुक गया, धीमे धीमे जा रहा है, तो क्या होगा? अगर एक तेजी से चला गया तो एक तो बैलेंस हो गया, दूसरा तो हुआ ही नहीं, तो फिर क्या फायदा? दोनों एक साथ होने चाहिए, ठीक है। तो मोबिलिटी ऑफ ईच आयन शुड बी बैलेंस, सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन साइमल्टेनियसली। समझ में आया? साइमल्टेनियसली भाई, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एक साथ ही तो मेंटेन होनी चाहिए, तभी तो रिएक्शन प्रॉपर वे में चलेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए साइमल्टेनियसली। तो ये हमने देखा कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, किस तरह से वो काम करता है, ठीक, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्लियर है, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, फीचर्स होनी चाहिए सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके, ठीक है। चलो अब अपन एक नया टॉपिक ले रहे हैं और वो है सेल रिएक्शंस। सेल रिएक्शन से पहले सेल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो। चलो तो अब अपन देखते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, देखो सेल रिप्रेजेंटेशन जो होता है
वो किस तरह से किया जाता है। हमेशा ध्यान रखो, जो लेफ्ट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में हमेशा लिखा जाएगा एनोड, लेफ्ट साइड में एनोड, और राइट साइड में क्या लिखा जाएगा, कैथोड। ये तो हम पहले से ही जानते हैं, ठीक है। अब लिखने का तरीका क्या है, लेफ्ट साइड में जो मेटल है उसको हम एम लिख देंगे, ठीक है, और उसका जो आयन है उसको एक ऐसे सिंगल स्लैश लाइन लिख करके उसके आयन को लिख देंगे, और आयन क्या होगा, एम एन प्लस। यहाँ ए क्यू लिखेंगे और यहाँ पर हम सॉलिड लिखेंगे, मेटल सॉलिड से एम एन ए क्यू प्लस आ गया। जैसे लेफ्ट साइड में हमारा जिंक है तो जिंक सॉलिड स्लैश लाइन जिंक 2 प्लस ए क्यू, इस तरह लिखेंगे, ठीक है। इधर हम क्या लिखेंगे, राइट साइड में कैथोड लिखेंगे। कैथोड में क्या करेंगे हम, एम एन प्लस ए क्यू, रिडक्शन हो गया ना, तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर के एम सॉलिड में रिड्यूस हो गया था। तो इधर हम क्या लिखेंगे, एम एन प्लस ए क्यू, मतलब कॉपर 2 प्लस था, इधर राइट में कॉपर 2 प्लस था ना, इधर कॉपर सॉलिड बन गया था। रिडक्शन हो रहा है राइट में, इधर लिखेंगे, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर लिखेंगे। ऑक्सीडेशन को जैसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को मेटल पहले लिखेंगे, उसका आयन बाद में लिखेंगे, क्योंकि पहले मेटल है वो घुलेगा तभी तो आयन बनेगा। यहाँ पहले आयन है वो चिपकेगा और फिर रॉड पर कॉपर सॉलिड जमा होगा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है। अगर इनकी कंसंट्रेशन दी हुई है तो लिख देंगे अपन 1 मोल, ऐसे यहाँ लिख देंगे इधर 1 मोल, ठीक है। इस तरह से इनकी कंसंट्रेशन भी अपन नोट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज भी तो होता है, तो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से डबल स्लैश लाइन हम और बनाते हैं। तो ये होता है हमारा किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका, ठीक है। इस तरह से अगर आप ना बनाना चाहो लाइन तो आप ऐसे बना सकते हो, देखो इस तरह से आप बना सकते हो, इस तरह से, इस तरह से, कैसे भी हो तो एक ही बात है। ये डबल लाइन, डबल स्लैश लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये सेपरेशन रिप्रेजेंट करती है, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड है जिंक का, एंड उसके आयन, उनके बीच का सेपरेशन है। ऐसे यहाँ इलेक्ट्रोड और उनके बीच के आयन का सेपरेशन है। तो ये सिंपल था बिल्कुल, ठीक है। क्लियर है नहीं है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, नोट कर लिया। सेल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद अब हम देखते हैं सेल रिएक्शंस को। सेल रिएक्शन वैसे अपन देख ही चुके हैं, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट साइड में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे सपोज करो हम डेनियल सेल है हमारे पास, डेनियल सेल है हमारे पास। डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, पहले सेल रिएक्शंस देख लेते हैं। देखो सेल रिएक्शन हमेशा ऐसे लिखी जानी चाहिए, इट शुड बी रिटन, सेल रिएक्शन हमेशा कैसे लिखी जानी चाहिए, इट शुड बी रिटन इन दैट फॉर्म इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्ड। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है लेफ्ट साइड में तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, राइट साइड में रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन सब कैंसिल हो जाने चाहिए। रिएक्शन को इस तरह लिखो, इट शुड रिटर्न इन दैट फॉर्म इन विच इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें डेनियल सेल को, तो डेनियल सेल में क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, एनोड, और एनोड पर क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक से बन रहा है जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। राइट में हम क्या लिखेंगे, कैथोड, राइट में कैथोड लिखेंगे, और कैथोड कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बन गया कॉपर, ठीक है। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ठीक है। दोनों को इस तरह से ऐड कर दो अब आप सीधे से, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे राइट में, ठीक है। और हम जो फाइनल बचेगा वो लिख देंगे जिंक सॉलिड कॉपर 2 प्लस ए क्यू, और ये बन गया जिंक 2 प्लस ए क्यू प्लस कॉपर सॉलिड। क्लियर है नहीं है, बोलो। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को नोट कर सकते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर होने वाली हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड। कोई प्रॉब्लम इन दोनों में? तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, इसको बोलेंगे अपन टोटल सेल रिएक्शन, टोटल सेल रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें दोनों ही चीज दिख रही है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक 2 प्लस में कॉपर रिड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कैंसिल इसलिए होते हैं क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए उतने कंज्यूम हो गए ना। अरे जिंक ने जितने प्रोड्यूस किए उतने कंज्यूम हो गए, इसलिए वो कैंसिल तो होने ही है।
तो यहाँ पर ये कैंसल आउट हो गया। अच्छा, इसका सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, जिंक सॉलिड से जिंक 2+ डबल स्लैश सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही है, कॉपर 2+ से कॉपर सॉलिड। अगर यहाँ पर अपने कुछ कंसंट्रेशन वगैरह है तो 1 मोलर ऐसे लिख देंगे, यहाँ 1 मोलर ऐसे लिख देंगे। तो इस तरह से सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम 1-2 सेल और देख लेते हैं। हमें मान लो ऐसे दे दिया जाए, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन कर दे रखा है, ठीक है। देखिए ये वाली एक प्रॉब्लम देखो, एक क्वेश्चन है, सेल रिप्रेजेंटेशन हमें दे रखा है, ठीक है, और आपको सेल रिएक्शंस लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, देखो हमको ऐसे दे रखा है, निकल से निकल 2+, ठीक है, डबल स्लैश Ag+ से Ag, समझ गए। निकल तो क्या है, एनोड है, लेफ्ट साइड में दिया हुआ है ना, एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका निकल 2+ में, और सिल्वर क्या, कैथोड है, रिडक्शन हो रहा है। तो पहले अपन एनोड पर रिएक्शन लिखेंगे, पहले एनोड रिएक्शन लिखेंगे, निकल से निकल 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये Aq है हमारा और ये सॉलिड है, ठीक है। और अब कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड पर क्या हो रहा है, सिल्वर प्लस है, ठीक है, सिल्वर प्लस इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है, सिल्वर बना रहा है। ये Aq है हमारे पास और ये सॉलिड है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन एक है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं हो गए, हमें सारे कैंसिल करने हैं। तो इस पूरी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, जिससे इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे उधर भी इधर भी, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है, उस रिजल्ट को लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कैंसल्ड हो जाएंगे, और लास्ट में हम लिखेंगे निकल सॉलिड + 2 Ag+, ठीक है, Aq, ओके। और यहाँ आ जाएगा हमारे पास निकल 2 + Aq + 2 Ag सॉलिड। ये क्या होगी, हमारी टोटल सेल रिएक्शन। ये क्या होगी, बोलो, हमारी टोटल सेल रिएक्शंस। क्लियर है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज अपन ने देखा कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये जो गैल्वेनिक सेल होता है जिसको वोल्टेज सेल बोलते हैं, उसका एक एग्जांपल है डेनियल सेल। बहुत सारे एग्जांपल और भी हो सकते हैं, जैसे ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, बट ये क्या नहीं है, ये डेनियल सेल नहीं है। डेनियल सेल सिर्फ जिंक कॉपर का सेल होता है, ठीक है। उसको हमने एज ए रेफरेंस यूज किया है यहाँ पर, एज ए मतलब एक एग्जाम्पल की तरह यूज किया। बाकी के एग्जाम्पल भी उसके बेस पर अपन समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये भी अपन को समझ में आ गया आप किस तरह से लिखना है। बट ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इट इज ईसी सेल, इसको वोल्टेज सेल बोल दो, गैल्वेनिक सेल, बट डेनियल सेल नहीं होगा। डेनियल सेल से जिंक कॉपर सेल को ही बोलते हैं। वो एक टिपिकल एग्जाम्पल है ईसी सेल का, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। क्लियर है। ये सेल देखा, उसका मैकेनिज्म देखा, किस तरह से वो काम करता है, किस तरह करंट फ्लो करता है। जब थोड़ी देर बाद सेल स्टॉप हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो सॉल्ट ब्रिज लाना पड़ता है हमको। सॉल्ट ब्रिज के बिना सेल का सर्किट कंप्लीट नहीं हो सकता। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, डेफिनेशन देखी, क्या क्या फंक्शंस है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिड्यूस कैसे करता है, वो सब देखा, ठीक है। अगर सॉल्यूशन जो होता है वो किस तरह बनता है, उसमें गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए उस इलेक्ट्रोलाइट की जो उसमें भरा होता है, ठीक है, उसमें सॉल्ट ब्रिज में भरा होता है। क्लियर है नहीं। और सेल रिप्रेजेंटेशन देखा, उसके बाद सेल रिएक्शंस देखी, ठीक है, किस तरह से हाफ ऑटो सेल रिएक्शन लिखते हैं।